नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ उसकी बात नहीं करने वाले हैं। राजनीति चरम पर है, नेताओं को रोका जा रहा है, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, फिर इजाजत मिल रही है। अभी राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर खीरी के लिए निकल गए हैं सीतापुर से, और नेताओं को भी अब लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी गई है। पहले हवाला यह दिया जा रहा था कि हालात संवेदनशील हैं, भावनाएं और भड़क सकती हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म करना चाह रहे हैं विपक्षी दल, लेकिन अब इजाजत दी गई है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नफा नुकसान दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष से विपक्ष से आंका जा रहा है। लेकिन इसमें मूल सवाल जो है ना, वो ये कि लखीमपुर खीरी में जो हिंसा भड़की, जो आग लगी, जो नरसंहार, जो खूनरेजी हुई, उसके जिम्मेदार, उसके गुनहगार, वो गिरफ्तार कब किए जाएंगे? दोषियों को सजा मिलेगी भी या नहीं, यह लाख टके का सवाल है। आज दोपहर तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेणी, जिनके बेटे आशीष कुमार मिश्रा मोनू पर गंभीर आरोप लगे हैं 302 के तहत, मैं 304A 124B की बात कर ही नहीं रहा हूं, 120B की 302 धारा लगाई गई है FIR में। कयास ये थे कि टेणी से इस्तीफा भी मांगा जा सकता है, लेकिन अब लगता है कि वो अपने पद पर महफूज हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, आरोपी गिरफ्तार होंगे या नहीं, दरअसल ये एक ही सवाल बचा है। राजनीतिक बयानबाजी तो होती रहेगी, लेकिन जब लखीमपुर खीरी में आग लगी हो, ये राजनीतिक आपाधापी हो रही हो इस चिल्पों में, और बहुत कुछ होता है देश में जो दबकर रह जाती हैं बातें। लखीमपुर खीरी में तो आग लगी, लेकिन आपकी रसोई में भी आग लगी हुई है। चोरी चोरी चिपके चिपके ये आग फैलती जा रही है और चर्चा भी नहीं होती इस पर। हम आपसे जुड़े मुद्दे, आपके सरोकारों की बातें उठाते हैं। आज सुबह गैस के दाम, रसोई गैस के दाम, हर कोई इसको इस्तेमाल करता है, 15 रुपए बढ़ा दिए गए। अब दिल्ली में रसोई गैस का सिलेंडर 900 रुपए के करीब पहुंच गया है। करीब कहता हूं तो 899 रुपए 50 पैसे। 10 महीने पहले इसकी कीमत 594 रुपए थी। 10 महीनों में 305 रुपए 50 पैसे का मामूली इजाफा हुआ है, बहुत ही मामूली इजाफा गैस सिलेंडर के दाम में। हर घर पर इसका असर पड़ता है, हर घर पर। लेकिन यह बातचीत, चर्चा का विषय नहीं बनता है। आम आदमी की जेब पर और गृहिणी की जेब पर घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। लगातार डाका मारा जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से लग रहा है, और ये डीजल पेट्रोल पर भी लागू होता है। डीजल पेट्रोल के दाम आज फिर बढ़े। पिछले 7 दिनों में पेट्रोल के दामों में ₹1.75 प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। एक हफ्ते में ₹2.25 दाम बढ़ गए। वो क्योंकि हम बकरा किस्तों पर है ना, वो कभी 25 पैसे, कभी 30 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, करते करते ₹1.75 एक हफ्ते में दाम बढ़ गए। डीजल के दामों में ₹2.55 का इजाफा हो गया है पिछले 9 दिनों में। हफ्ते 10 दिन की बात कर रहा हूं मैं। हवाला वही दिया जाएगा, अरे भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। जब घटती हैं तो हमें फायदा क्यों नहीं मिलता? वो फायदा सरकार के खजाने में चला जाता है। दाम बढ़ते हैं,
तब भी हमारी जेब से पैसे निकाल लिए जाते हैं और इसका असर महंगाई पर पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कार्यक्रम किया था तो मेरे एक मेहमान ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। मैं महंगाई डायन की बात कर रहा था। भाई फेस्टिव सीजन, त्योहारों का मौसम अब शुरू होने वाला है। कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, दशहरा आएगा, रामनवमी, दीपावली, छठ। चीजों के दाम और बढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो महंगाई डायन है ना, ये मेकअप रूम में बैठकर अपना मेकअप करा रही है। जैसे मैं स्टूडियो में आता हूं, हम भी मेकअप कराते हैं। असल जिंदगी में मैं और भयावह और डरावना दिखता हूं, जितना अब दिखता हूं उससे भी ज्यादा। थोड़ा मेकअप से काम चलाऊ शक्ल हो जाती है। तो ये महंगाई डायन वो मेकअप करा रही है, खाने की तैयारी कर रही है। और ये सिर्फ रसोई गैस या डीजल पेट्रोल की बात नहीं है। जो कमर्शियल गैस है, आप बाहर जाते हैं और त्योहारों के मौसम में तो और बाहर जाते हैं। 43.5 रुपए अभी कुछ दिन पहले, चंद दिनों पहले दाम बढ़ा दिए गए कमर्शियल गैस के। और अब वो गैस का सिलेंडर 19 किलो का होता है, 14 किलो 200 ग्राम का नॉर्मल जो आपके मेरे घर में आता है। ढाबों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में उसके दाम अब हो गए हैं 1736 रुपए 50 पैसे। और जो सीएनजी की गाड़ियां चलाते हैं ना, ये अभी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, सीएनजी के दामों में भी इजाफा हो गया है। सीएनजी के दाम 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो बढ़ गए। 2 रुपए 28 पैसे। कुल मिलाकर सीएनजी के दामों में अगले अप्रैल तक के लिए 62% इजाफे की मंजूरी, इजाजत दे दी गई है। तो जो सीएनजी की गाड़ियां चलाते हुए इठलाते थे कि हम बच गए महंगाई की मार से, अब उन पर भी महंगाई की मार आ रही है। पर इसके दूरगामी परिणाम है, और वो ये कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो हमारे ट्रक्स हैं, जिसमें फल फूल सब्जियां और सारे सामान जिनकी हम खरीदारी करेंगे त्योहारों के मौसम में, वो आते हैं। तो सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो माल भाड़ा भी बढ़ेगा, और बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। 30% से ज्यादा की माल भाड़े में। लखनऊ से बरेली जो 11,000 रुपए का किराया था, वो 14,000 रुपए हो गया है। लखनऊ गोरखपुर 10,000 से बढ़कर 13,500 रुपए हो गया है। 35% का इजाफा। और यही हाल पीएनजी का है। जो घर में सिलेंडर नहीं मंगाते, पाइप्ड गैस आती है उनके पास, वो भी महंगी हो गई है। तो ये महंगाई की मार हम कब तक झेलेंगे? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, रसोई की आग और भड़काएगी गैस, और भड़काएगी, भड़की हुई है। 305 रुपए 50 पैसे का इजाफा हो चुका है। और पेट्रोल डीजल डाल गैस पात जबरदस्त विकास हो रहा है जीडीपी में, गैस डीजल पेट्रोल में। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, परखते हैं गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की और साझा सरकार बिहार में भी चला रहे हैं, और इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी खुद को मानते हैं, माधव आनंद मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह और आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता मेरे साथ हैं। और आपके शुरुआती कमेंट्स लूं, ओपनिंग रिमार्क्स लूं, उससे पहले शुरुआत आपसे कर रहा हूं गोपाल बाबू। सबसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा। घर में पूछा गया, आज सुबह 15 रुपए का इजाफा हुआ गैस के दामों में गोपाल बाबू, और बीच में तो सीटियां पीछे बजती थी। उसके बाद मैंने एक दो बार सवाल पूछा तो आप ऑफिस में आजकल आकर बैठने लगे। सीटियां बज रही हैं अभी घर में गैस की, या हमारी भाभी आपसे कह रही हैं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, हमारे घर में कितना डाका, रसोई में कितनी आग और भड़काओगे? देखिए संदीप जी, अगर महंगाई की मार है
तो ये नहीं है कि गैस मेरे लिए सस्ती है और आपके लिए महंगी है, या रागिनी जी के लिए और महंगी है। वो तो एक ही दाम है, सबको बराबर उसकी मार पड़ती है। लेकिन देखिए कुछ थोड़ी चीजें हैं थोड़ी जो डांट आपको भी पड़ रही है घर में। मेरा सवाल बड़ा हमें सीधा है, सबसे मैं ये पूछने वाला हूं। हमें डांट भी अलग कारण से पड़ती है। हमें बोलते हैं कि तुम ज्यादा शोर मत मचाया करो, शांति से बोला करो टीवी पे, ज्यादा शोर मचाना अच्छा नहीं है। नहीं, डांट पड़ना तो तो हमें हमारे अलग भाग्य में कारण लिखा है, से, पतियों के भाग्य में है, वो रागिनी मानेंगी नहीं। पर रागिनी, आपके घर में भी हाँ पूछा जाता है, रिश्तेदार भी पूछते हैं कि किस बात की नेता हो, यहां रसोई गैस में आग लगी हुई है और सवाल नहीं उठते और ये मुद्दे नहीं बनते। संदीप जी, सवाल लगातार विपक्ष पूछता है, कांग्रेस पार्टी पूछती है, मुद्दा भी बनता है। और दूसरा क्या पूछेगा, मुझे खुद पता है मेरे घर में रसोई गैस का जो बिल आ रहा है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। घर में जो काम करने की जो सहकर्मी कहती हूँ मैं, वो रोज आकर कहती है कि दीदी कैसे मैं अपना स्टोव छोड़ देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन तो बहुत दूर की बात है और अब वापस चूल्हा जलाना पड़ेगा। तो असली जवाब तो आपको देश की जनता को देना है। हो सकता है आप और मैं और इस पैनल पर बैठे सभी लोग गैस का सिलेंडर खरीद सकते हैं, या अगर पाइपलाइन लगी है तो बिल दे सकते हैं, लेकिन जो आम जन साधारण है, जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी करोड़ों लोग हैं, उनमें से 23 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे चले गए मोदी जी के कार्यकाल में, वो 97% लोग जिनकी आय कम हो गई, वो हर किसान जो एक दिन में 27 रुपया कमाता है, वो सारे नौजवान जो अप्रैल में 15 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए, वो लोग 1000 रुपए का गैस सिलेंडर कैसे खरीदेंगे? पर मैं हर घर कैसे की खरीदेंगे, बड़ा सवाल। मैं हर घर का सूरत हाल देश के सामने पेश करना चाहता हूं कि दर्द सबको हो रहा है क्या। माधव आनंद, एक लिमिट होती है ना, मतलब 10 महीने में 305 रुपए 50 पैसे बढ़ जाएंगे गैस के दाम। निश्चित रूप से संदीप जी, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है एक चिंता का विषय है, लेकिन हम लोगों को बहुत कुछ समझने की भी आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था को अगर मजबूती प्रदान करना है और स्टेबल इकोनॉमी रखनी है तो इन सारी चीज़ों को झेलना भी पड़ेगा। आज देख लीजिए अमेरिका की इकोनॉमी, डेट क्राइसिस अमेरिका में आ चुका है। चाइना की इकोनॉमी की आप हालत देख लीजिए, कितने बड़े डेट क्राइसिस में चाइना अभी गुजर रहा है। आर्थिक मंदी की बात हो रही है। कोविड पेंडेमिक ने सबको प्रभावित किया है, पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी को प्रभावित किया है। समझा देते हैं अपने घर में, अपने घर में ये बात समझा देते हैं कि देश की आर्थिक स्थिरता के लिए घरेलू आर्थिक अस्थिरता को निभाओ। संदीप जी देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि सब लोग चिंतित हैं, सब लोग परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। जैसे आपने पेट्रोल डीजल प्राइस की बात की, अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2025 तक इथेनॉल 20% मिलाने की बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है सरकार हर स्तर पे काम कर रही है जिससे पेट्रोल डीजल का 7 साल में वो काम नहीं हो पाया, वो अभी चर्चा का विषय है। जूही सिंह, घर में सब ठीक ठाक मैम? संदीप जी, अब पहले लोग चाय भी पिला देते थे या कॉफी भी, अब तो बिस्किट और पानी ही देना पड़ता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि घर कैसे चलाएं। आमदनी बढ़ नहीं रही है और पैसे का वैल्यू भी मेरे ख्याल से सभी लोग मान रहे हैं कि कम हो रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, उसी पैसे में घर चलाना है, किसके लिए क्या खाएं क्या पकाएं। आपने ये हर बार जब इजाफा हुआ है, पेट्रोल डीजल सीएनजी गैस सिलेंडर, सब पर डिस्कशन किया है। अगर मैं बहुत ग्रामीण इलाकों में भी जाऊं तो उज्ज्वला योजना में लोग गैस भरवा नहीं पा रहे और पाइपलाइन 8 करोड़ में से 3 करोड़ 20 लाख सिलेंडर भरे ही नहीं गए हैं। और लकड़ी पे खाना बनाना है तो अब जेडीयू ये कहेगी कि ये भी स्वीकार्य है। कौन सी अर्थव्यवस्था है जब त्योहार का सीजन आ रहा है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, महंगाई अब बढ़ी रही है, माल ढुलाई बढ़ी रही है, तो कैसे अर्थव्यवस्था में कौन सी आप स्टिमुलस देने वाले हैं, ये भी सरकार ही बताएगी, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। जब पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम होते हैं तो उसका फायदा तो आप कंज्यूमर को देते नहीं है, तब टैक्स आपके खजाने में जाता है, तब उसका एडवांटेज आप लेते नहीं। तो आज जनता क्यों समझेगी? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो गृहिणी को समझा दीजिए ना कि वो अपनी आय जिसकी वैल्यू कम हुई है, जो सीमित है, जो समय पर अब आ भी नहीं रही है, उसमें अपना घर कैसे चलाए, गैस सिलेंडर कैसे खरीदे, कैसे खाना बनाए और मेहमानों को दिवाली दशहरे नवरात्र में कैसे प्रसाद खिलाए, यही समझा दे, हम समझ जाएंगे। क्योंकि आम आदमी की आहा हमारी सरकारों तक नहीं पहुंचती है क्या रीना? या आम आदमी, एक सेकंड में रीना से पूछ रहा हूं, या आम आदमी अब ये वो कहता है, हाँ जी, जो बात ये कह रहे थे ना माधव आनंद, कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए
बलिदान देने को तैयार है आम आदमी की, बढ़ा लीजिए जितना बढ़ाना है दाम। संदीप जी, आम आदमी तो इस समय रो रहा है। कोविड की महामारी की वजह से जितनी बेरोजगारी हो रही है, हर घर में प्रॉब्लम है, लोगों के पास बिल्कुल ही बहुत ही अभाव चल रहा है। आप देखिए, दो चीजें जो है बहुत बहुत महंगी हुई हैं, एक तो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर, और दूसरा है खाने का तेल। और जहां तक ये दोनों चीजों का जो महंगाई का कारण है, ये सरकार की जो विफल नीतियां हैं वो कारण है। आप ये बहुत ही झूठी दलील होगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का भाव महंगा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज की तारीख में तेल का भाव $80 प्रति बैरल है। 2012 में यही अंतर्राष्ट्रीय तेल का जो भाव था $100 प्रति बैरल था। 150 तक भी गया, 150 तक भी गया। लेकिन फिर भी जो आज की तारीख में ₹100 लीटर पेट्रोल है, वो कभी देश के इतिहास में नहीं हुआ। दूसरा एक आंकड़ा आपने देखा होगा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी कि भारत में जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री जी के जो बहुत अजीज मित्र हैं अडानी जी, वो एशिया के सेकंड रिचेस्ट इंसान बन गए हैं। 1000 करोड़ रुपए उनकी रोज की आय है। तो इससे आपको सीधे सीधे समझ में आएगा कि सरकार की नीतियां क्या हैं। सरकार की नीतियां ये हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो सरकार के दोस्त हैं, वो दिन पे दिन अमीर होते जाएं, और बाकी जो आम आदमी है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने घर में गैस का सिलेंडर खरीद ले या खाने का तेल खरीद ले। तो आप कह रहे हैं गरीबों की अनदेखी कर रही है सरकार। गोपाल बाबू, आप जन कल्याणकारी नीतियों का हवाला देते हैं, चला भी रहे हैं आप, लेकिन जो ये मार पड़ती है गैस की है, गरीब भी, आपने उज्ज्वला योजना चलाई, बहुत अच्छी योजना है, कोई इसमें शक व शुबा नहीं, लेकिन 8 करोड़ में से 3 करोड़ 20 लाख सिलेंडर भरे ही ना जाए, रीफिल के लिए जाए ही ना। और पेट्रोल डीजल तो हर कोई खरीदता है ना, ये रिग्रेसिव टैक्सेशन मानते हैं ना, गरीब को भी वही टैक्स देना है, अमीर को भी। 23 रुपए से ऊपर 24 रुपए डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, 26 रुपए डीजल के एक साल में। आम आदमी पर मार पड़ रही है ना इसकी। देखिए संदीप जी, आम आदमी पे मार पड़ रही है, लेकिन जैसे आनंद जी ने भी कहा, और मैंने सोचा था कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अर्थव्यवस्था के ऊपर, तो आप उस पर चर्चा करेंगे। आपने उन सारे आंकड़ों को उस दिन चर्चा में नहीं लाया। अब मैं एक्सपेक्ट करता था कि अर्थव्यवस्था को समझने वाले, जब चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हो, चाहे जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो, और इवन कृषि क्षेत्र में भी 22% एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई थी। तो आम आदमी की कितनी ग्रोथ हो रही है, सवाल यहाँ है। वो सारे आंकड़े हमने पूरी दोपहर देखो, नहीं, आम आदमी की ग्रोथ कैसे होगी? अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तभी तो आम आदमी को रोजी रोटी और रोजगार मिलेगा। अगर कृषि क्षेत्र की ग्रोथ नहीं होगी तो क्या आप सोचते हो सरकार के पैसे के ट्रांसफर करने से सारा काम हो जाएगा? पेट्रोल की मार पड़ रही है, सब पे पड़ रही है, हम पे भी पड़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी 6% से कम है। फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया हुआ है सरकार। माल भाड़े में 30% से ऊपर का इजाफा हो रहा है। तो आने वाले दिनों में महंगाई डायन वो मेकअप रूम में बैठी हुई है ना, वो सज धज कर आने वाली है सबके घर में। नहीं, देखिए, फिर भी सरकार पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहती है कि जो टारगेट आरबीआई ने लिया है कि 6 से ज्यादा हम महंगाई दर को नहीं करेंगे, 4+2 यह जरूरी है, उसके अनुसार हम व्यवस्था करेंगे। यही आंकड़े घर में समझा दिए जाएं, घर में मैं जाकर ये आंकड़े समझा दूं। आरबीआई की लक्ष्मण रेखा लांघी नहीं जा रही। मुझे ये बताइए गोपाल बाबू, तो 2014 में जो आप नारे लगाते थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार 72 रुपए 74 रुपए उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी, 62-64 रुपए डीजल की कीमत थी। आज डीजल 100 रुपए पार, पेट्रोल 110 रुपए पार, और सिलेंडर लेकर जो प्रदर्शन करती थी स्मृति ईरानी, 305 रुपए 50 पैसे बढ़ गए। तो उस वक्त इसलिए समस्या थी कि महंगाई 10% से ज्यादा थी। सारी देखनी है। अगर आप देखो, आज 10 साल में 60% किसानों की आय बढ़ी है। 27 रुपए हो गई प्रतिदिन।
नहीं 27 रुपए प्रतिदिन, लेकिन जो एवरेज इनकम है ग्रोथ 60% हुई है 10 साल में। और उसकी वैकल्पिक आप केवल उसकी कृषि से देख रहे हो, वह पशुपालन भी करता है, मजदूरी भी करता है। आजकल मजदूरी से ज्यादा कमा रहा है, किसानी से कम कमा रहा है, किसान मजदूर हो गए हैं। देखो मजदूरी उसमें मनरेगा का उसमें नहीं है इंक्लूजन। ना जो खेती में मजदूरी करता है, बहुत से लोग अपने खेत नहीं होते, मजदूरी करते हैं। 10,000 रुपए की जो आय दिखाई बिना खर्चों के, दरअसल आय है 8,337 रुपए। और मैं ये आंकड़े बहुत गंभीरता से अध्ययन करता हूं, उसमें से लगभग 4100 रुपए मजदूरी है, 3700 रुपए सिर्फ खेती से कमाई है। ये हालत हो गई है। नहीं तो किसान खेती कर रहा है उसको खेती से कमाई होगी, जो किसान खेती पे मजदूरी कर रहा है उसको मजदूरी से कमाई होगी। कि अब तो सबके एवरेज है ना, ये तो टोटल है, टोटल डिवाइड करके परसेंटेज निकाला गया है। तो बहुत तो महंगाई न्यू नॉर्मल है, मतलब हम महंगाई को दावत दे रहे हैं। नहीं, महंगाई देखो, आपको वही मैं बताना चाह रहा हूं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वह एक सबके लिए मुश्किल की स्थिति आती है। 23 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई ना सरकार की, एक्साइज बढ़ाने के चलते 13 बार एक्साइज बढ़ाई गई। अरे तो खर्चा कितना बढ़ा है प्रदेश सरकारों को? अच्छा, पहले खर्चे होते ही नहीं थे देश में, पहले खर्चे नहीं होते थे। खर्चा सिर्फ आपकी सरकार आकर कर रही है। नहीं, वो तो 100 रुपए, 1 रुपए में से 85 पैसा तो वापस उन्हीं की जेब में चला जाता था। अच्छा, वो 1987 का बयान अभी सुनवा रहे हैं, तो वो 1913-14 में भी वही होता था। तो 85 पैसे कोई खा जाता था। आपकी सरकार में तो 1 पैसा भी कोई नहीं खा रहा, तब भी आपको 23 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने पड़ते हैं एक्साइज के जरिए। नहीं तो तभी तो जन कल्याणकारी योजनाओं में 1,58,000 करोड़ किसानों को सीधे ट्रांसफर किया हुआ है। अभी 8.5 करोड़ लोगों को घर में पूरी स्वतंत्रता में होने के बाद 2019 तक 2 करोड़ घरों में जल का पानी था। अब 8.5 करोड़ हो गया 2 साल में 19 के बाद। तो पूरे 65 साल में आप 2 करोड़ लोगों को नल के द्वारा जल दे पाए, और अब 6.5 करोड़ को हमने 2 साल में दे दिया, उसकी तो आप तारीफ करते नहीं। हाँ, तो उसकी तो ऐसा करिए ना, तारीफ और कर देते हैं तो 200 रुपए पेट्रोल के दाम कर दीजिए और 190 रुपए डीजल के दाम कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, डीजल को भी कंट्रोल करेंगे। हमने हाइड्रोजन मिशन स्टैब्लिश किया है, वैकल्पिक सोलर। 7 साल में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं लेकर आए। नहीं, सारी चीजों में आज आप देखो, रिन्यूएबल एनर्जी पे हम इतना प्रयास कर रहे हैं, डिस्कॉम का डिस्ट्रीब्यूशन का जो लीकेजेस है उसको कम कर रहे हैं। आज पावर सेक्टर 2.5 रुपए में अवेलेबल है, पंजाब 18 रुपए में ले रहा है लोगों से। केंद्र सरकार 2.5 रुपए में देने को तैयार है। क्यों नहीं 2.5 रुपए में खरीद रहे पंजाब? क्योंकि उनके आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब है। संदीप जी, आप तो समझते हो। नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूं, मैं सुन रहा हूं। 2.5 रुपए में जब अवेलेबल है पावर, केंद्र सरकार दे रहा है, ओपनली ऐप के द्वारा हम दे रहे हैं, तो क्यों 18 रुपए में वो किसानों से लूट रहे? तो यह जो अच्छा, तो ये बताइए, जो एक्साइज थी, एक्साइज का भी एक पुट होता है ना, कि एक्साइज केंद्र और राज्यों के बीच में उसका बंटवारा होगा। पहले 3.5 रुपए एक्साइज अगर पेट्रोल पर लगता था, उसमें से 2 रुपए 47 पैसे आप रखते थे, 1 रुपया 15 पैसा करीब राज्यों के पास जाता था। आज राज्यों के पास 75 पैसे जा रहे हैं और एक्साइज पेट्रोल पर लगभग 32 रुपए केंद्र के खाते में आ रहे हैं। गलत तो आंकड़ा नहीं दे रहा मैं, गलत तो नहीं दे रहा। नहीं संदीप जी, आप सही दे रहे हो, लेकिन एक चीज छुपा रहे हो। 28 रुपए जो सीधे वैट से कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बता रहे? तो मैं आऊंगा अभी, पर मतलब 32 तो ये दोनों 33 रुपए में से 32 रुपए आपके खाते में जा रहे हैं। ये गलत तो नहीं कह रहा मैं। नहीं, उसमें से 9 रुपए नहीं शेयर होते, बाकी में 40% उनको जाता है 32 रुपए में से। जो सेस है आप ना, मैं बता रहा हूं ना जितना जाता है। अच्छा, तो 28 रुपए वैट पे तो वो सीधा ले रहे हैं। हाँ। 28 रुपए तो इसमें कैलकुलेट करोगे ना, 28 वो और प्लस 2 रुपए आप कह रहे हो, मुझे उसका एकदम फिगर, लेकिन 2 रुपए आप कह रहे हो तो 30 रुपए उनको भी तो जा रहे हैं। हाँ। और केंद्र सरकार अपने 40-42% अपने क्षेत्र। रागिनी नायक, इन आंकड़े में, ये आंकड़े आम आदमी को समझ में आते हैं क्या? या आम आदमी आंकड़ों और परसेंटेजेस में सोचता रहे और जेब में से पैसा देता रहे? यह सिलसिला कब तक चलेगा? संदीप जी, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा।
पर लोकतंत्र में 5 साल तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। एक बार कमल का फूल सबसे बड़ी भूल हो गई जनता से, अब इसके बाद नहीं होगी। बहरहाल आज का मुद्दा आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, आंकड़ों के मायाजाल में फंसाना जितना आसान है, यथार्थ के सवालों का जवाब देना उतना ही मुश्किल है। तो जनता ये नहीं कहेगी 6% इन्फ्लेशन है, 10% है, 8% है। जनता तो ये जानती है कि आज देश में महंगाई की मार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, एलपीजी के दामों की बढ़ती जा रही रफ्तार है, खाने का तेल खरीदना हो रहा दुश्वार है, उसके ऊपर से नौजवान बेरोजगार है, ठप पड़ा व्यापार है और पूरी तरह से संवेदनशीलता से बहुत दूर मोदी सरकार है। तो आप देखिए, आपने कविता पढ़ दी। एक थोड़ी सी देर के लिए रोक रहा हूं। आपने कविता पढ़ दी, एक सुनिए तो। अरे अभी आपने कविता पढ़ दी, आज देने दीजिए, आपको देने दूंगा ना। थोड़ा सा, अरे घबराइए नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा। पूछ लीजिएगा। अरे रुकिए तो, एक इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन कर रहा हूं। आपने कविता पढ़ दी। आजकल कविताओं का भी दौर है। हम टीवी वालों को बीमारी हो रखी है, अनुप्रास अलंकार वाले सारे सवाल होते हैं, वो ना, फलाने के लखीमपुर के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार। हम भी कविता करते हैं, आप भी कविता करने लगी। अब बताइए, आंकड़े बताइए। तुकबंदी है ये। अच्छा, हाँ, ये अनुप्रास नहीं है, ये तुकबंदी है। हाँ, चलिए, अनुप्रास अलंकार होता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब देखिए, पीएचडी करने वाली से बात करो तो यही हो जाता है। हाँ। नहीं, पीएचडी अंग्रेजी में है मेरी। बहरहाल नहीं, तो सुनिए ना संदीप जी, देखिए 2-3 बातें मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, इससे पहले की भाजपा की प्रवक्ता कोरोना काल का रोना रोने लगे। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी कोरोना से पहले ही। जब नोटबंदी हुई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था 2% जीडीपी नीचे आएगी, अर्थव्यवस्था का बंटाधार होगा, महंगाई बढ़ेगी। और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के पटल में खड़े होकर कहा था कि रेनकोट पहनकर नहाते हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब की भविष्यवाणियां तो सारी सही हुई, लेकिन मोदी जी की नीतियां सारी विफल और गलत साबित हुई। ये सबसे सटीक बात है। तो अगर जीएसटी के दायरे में आ जाए, असल में सोल्यूशन जीएसटी का दायरा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, आप ही के वित्त मंत्री मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं। बीजेपी कर रही है, वो तो कर रही है। मेरा सवाल आपसे है, जीएसटी के दायरे में आ जाए, 32 रुपए दाम कम हो जाएंगे ना पेट्रोल के, अगर 100 रुपए दाम माने तो। अरे जीएसटी के दायरे में पेट्रोल लाने से पहले जीएसटी एरियर तो दे दे प्रदेश सरकारों को। 3-3, 4-4 हजार करोड़ के जीएसटी एरियर बचे हुए हैं। पंजाब को भी नहीं मिला, छत्तीसगढ़ को भी नहीं मिला। तो ये दुभाती पक्षपात भी उन सरकारों के साथ हो रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, किसी और सरकार है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आप देखिए, आपने कहा, मैंने कहा 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है। सिर्फ महिलाएं परेशान नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है। और 25,000 रुपए की लागत प्रति हेक्टेयर बढ़ रही है। क्यों बढ़ गई है किसानों की? जीएसटी के कारण। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पेस्टिसाइड पे जीएसटी, बीज पे जीएसटी, फार्म इक्विपमेंट पे जीएसटी, खाद पे जीएसटी और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो किसान कैसे अपनी खेती चलाएगा? आप किसान को कुचल रहे हैं। महिला, मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि भाई महिलाएं पहले जाती थी, बटुए में पैसा लेके जाती थी, थैला भर सामान लेके आती थी। कुछ समय बाद परिस्थिति बन जाएगी कि थैले में पैसे लेके जाएंगे, बटुए में सामान आएगा। त्योहार आ रहा है, सब्जी तरकारी गायब होने वाली है। त्योहार आ रहा है, तेल आप खरीद नहीं सकते। त्योहार आ रहा है, गाड़ी आप चला नहीं सकते। तो ये महंगाई पहले सैया की कमाई थी, अब केवल महंगाई बची है। तो महंगाई की डायन बहुत बुरा स्वरूप लेने वाली है और मोदी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। माधव आनंद, हमने गैस, डीजल, पेट्रोल की बात की, सीएनजी उसमें मैं जोड़ रहा हूं। सीएनजी अहम हो जाता है और आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं। ये जो माल भाड़े के दाम, मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, 30% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है ऑलरेडी। लखनऊ आजमगढ़ 10,500 रुपए का किराया 13,000 हो चुका है। लखनऊ जौनपुर 8,500 रुपए का किराया अब 12,000 हो चुका है। तो ये त्योहारों का सीजन, और मैं लोगों को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये कहूं, ये महंगाई डायन अब घर आएगी सज धज कर, जेब में से और पैसे निकलेंगे। लक्ष्मण रेखा की, आरबीआई गाइडलाइंस की आप दुहाई देते रहिए, वो आंकड़े दिखाते रहिए। असल हकीकत ये है, महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है। ये गैस, डीजल, पेट्रोल की बात नहीं है। दालों में जो खाने का तेल है उसके दाम 200-200 रुपए से ऊपर हो गए हैं और कोई तत्काल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। ये मैं कहता हूं तो गलत कह रहा हूं क्या?
संदीप जी, आप पत्रकार तो हैं ही, साथ ही साथ मुझे लगता है आप एक अर्थशास्त्री भी हैं। जिस तरह आप बातों को, अपनी बातों को रखते हैं तो निश्चित रूप से जनता भी प्रभावित होती है जो आपको सुनते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तथ्य हैं जिसको समझने की आवश्यकता हमेशा जो है सो होनी चाहिए और समझना चाहिए, मुझे लगता है। पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसका प्रभाव जो है सो हर कमोडिटी, हर प्रोडक्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप ये भी समझने की आवश्यकता है कि सरकार सारे ऑल्टरनेट सोर्स को जो है तलाश रही है। मैं बार बार आपके चैनल पे, आपके शो में कई बार मैं बोला हूं कि पेट्रोल डीजल पे अपनी निर्भरता कैसे कम हो, उसके लिए सरकार ने सोलर के लिए बढ़ावा दिया। आप जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में जो अन्य है, विंड एनर्जी, विंड पावर है, उस पर बढ़ावा देने का काम किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है सरकार। तो सरकार, ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है, जहां अगर अर्थव्यवस्था लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा पेच डाल दूं माधव, जहां हमारी जो हम इंपोर्ट करते हैं तेल, हमारे पास तो बहुत कम है जी, जहां 84% तेल इंपोर्ट होता था वो अब बढ़कर 86.5 पौने 87% हो गया है। हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर और बढ़ गई है। तो कौन से वैकल्पिक योजनाएं अब वो बनती रहेंगी, कागजों पर तो बहुत योजनाएं बनती हैं। वो बुलेट ट्रेन भी दौड़ने वाली थी, वो कहां दौड़ी है वो हमें दिखी नहीं। स्मार्ट सिटीज भी बन रही थी। मैं बताता हूं संदीप जी, इसका अच्छा जवाब का जवाब मैं देता हूं इस प्रश्न का। जब स्वाभाविक है, जब आप विकास के रास्ते पे हैं, जब आप, एक वक्त था कि जब भारत एलडीसी कंट्री में आता था, जिसको लिस्ट डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, फिर हम लोग डेवलपिंग कंट्री में आए। अब डेवलपिंग कंट्री से हम लोग का अगला टारगेट डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। तो स्वाभाविक है, जब आप विकास करेंगे, जब आप उद्योग व्यवस्था लगाएंगे, कल कारखाने लगेंगे, रोजगार सृजन पे काम होगा, तो आपके डेवलप्ड नेशन बनने के कगार पर हैं। 110 से ऊपर पेट्रोल चला गया, 100 से ऊपर डीजल, 305 रुपए 50 पैसे एलपीजी बढ़ गया। तो डेवलप बनाना है तो एक मुश्त बढ़ा दीजिए। संदीप जी, एक चीज बताएं, आखिर सरकार पैसा कहां से लाएगी? अब कोरोना के लिए कोविड वैक्सीनेशन सबको फ्री सरकार को देनी है, जन कल्याणकारी योजनाएं चलानी है, सारे विकास योजनाएं चलानी है। तो सरकार के भी हाथ बंधे हुए, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो गरीब को और गरीब करके ही देश का विकास होगा क्या? ये के शेप रिकवरी कहते हैं ना इसे। सर, मैं एक पैनलिस्ट जो अदानी का नाम ले रही थी, मुझे लगता है किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी की, चाहे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबकी अहम भूमिका है अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में। चाहे अदानी की बात हो, रिलायंस की बात हो, तो ये रेग्रेसिव टैक्सेस है ना, डीजल पेट्रोल पर जो टैक्सेस, एक्साइज और वैट जो दोनों लगते हैं, वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर समान रेट देता है ना। मार ज्यादा किस पे पड़ेगी फिर? जो मर्सिडीज चला रहा है उसे क्या फर्क पड़ता है? बढ़ा दो जी 2 रुपए लीटर। सब पे इसका असर पड़ रहा है। लेकिन मैं बार बार, जैसे अब जीएसटी के दायरे में ज्यादा मार गरीब पर पड़ती है ना, आम आदमी पर, स्वाभाविक है। मैं मानता हूं इस चीज को, मैं इस चीज को मानता हूं। जिसकी इनकम कम है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन सरकार संवेदनशील है, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। आपने सही कहा, कोशिश हो रही है। नहीं, सरकार भी कोशिश कर रही है, आम सहमति बनाने की जैसे जरूरत है। जहां कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार, कहां कोशिश? सबसे आसान जूही सिंह, क्या शॉर्टकट मिल गया है कि पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है, ऐसी दुधारू गाय है, इसको जितना दूह लो उतना बढ़िया है। आम आदमी को बताते रहेंगे, आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। बीजेपी कहेगी अरे कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर रहे, कांग्रेस वाले कहेंगे जी एक्साइज पहले कम करो, वो कहेंगे जी वैट कम करो, जीएसटी में दोनों का भागीदारी है। वहां जाकर कह देंगे नहीं, हम तो जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे। संदीप जी, भाजपा और जेडीयू तो ये कह ही नहीं रही है कि वो कम करेंगे। वो कह रही है कि ये सही है कि बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। और कौन से कल कारखाने लगाए गए, जरा ये हमको बता दीजिए। अभी तो कल कारखाने बेचे ही जा रहे हैं जो आपने नहीं बनाए। तो सरकार को कितना पैसा चाहिए? सरकार ने नोटबंदी कर दी, सरकार ने जीएसटी भी लागू कर दिया, फिर जीएसटी में संशोधन कर दिया। और क्या जेडीयू के प्रवक्ता को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित मैं हूं कि सडनली जेडीयू जो है वो पूंजीवाद का सपोर्ट करती है। सडनली जेडीयू जो है वो हिमायती हो गई है मोनोपोलीज की। तो आप तो यही कह रहे हैं कि सब प्राइवेटाइजेशन हो जाए और महंगाई को हम एक्सेप्ट कर लें। मैं गई थी संदीप जी, और अभी भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाजा भी नहीं है कि कड़ू का तेल, जो मैं बहुत ही गांव की भाषा में कह रही हूं, वो तक महंगाई इतनी बढ़ गई है कि औरतें वो नहीं खरीद पा रही हैं, युवाओं के घर में खाना नहीं बन रहा है, नियुक्तियां हो नहीं रही है। तो कौन सा विकास है? और जो वैकल्पिक ऊर्जा की बात हुई,
तो जिन्होंने सौर ऊर्जा लगाया उनको ऑल्टरनेटिव बिल भी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। तो सौर ऊर्जा के लिए आप पहले पैसा दीजिए, अपने ऊपर पैनल लगवाइए, फिर आप बिजली डिपार्टमेंट को वो बिल दीजिए जो वो रेज करते हैं, और फिर करेक्शन के लिए वेट करिए। रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है। आपने चाइनीज मीटर लगा दिए हैं, बार बार कंप्लेंट होती है, बिजली विभाग तो पैसा जमा करा लेता है। सिंचाई कीमत बढ़ रही है, जैसा रागिनी ने सही कहा कि किसान की आय कहां बढ़ रही है। अब पुराना धान 1000 रुपए में करीब उससे भी कम में बिक रहा है, नया धान आ जाएगा उसको भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। करीब 16 से 14% ही खरीदारी आप पीडीएस में करते हैं, जो आप कहते हैं कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, तो किससे आप किसान की आमदनी बढ़ा रहे हैं? हमें बता दीजिए ना, कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं एक्सेप्ट की पोस्टर्स। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। और जो आप कहते हैं कि आप गेहूं या चावल देते हैं, उस पर भी पोस्टर छपवाते हैं, वो भी जनता के पैसे से छपवाते हैं। तो थोड़ा तो जनता के बारे में सोचिए। और हर घर, हर जल, हर नल, ये कहना बहुत अच्छा होता है, शायद नहीं, पर जन कल्याणकारी नीतियों को अंजाम तो दे रही है, उसका चुनावी फायदा बीजेपी को मिलता है। वो उज्ज्वला योजना हो, सम्मान निधि हो, वो मकान बनाने की बात हो, उसकी गूंज तो सुनाई देती है ना। आप डिनाई करेंगी क्योंकि आप विपक्षी दल हैं। संदीप जी, मैं डिनाई नहीं कर रही हूं। मैं आपको एक कंपैरिजन बताती हूँ। मछुआरा आवास के लिए पहले 3.5 लाख रुपए पैसे दिए जाते थे, अब उसको कम करके भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख कर दिया, जो अब दिया ही नहीं जा रहा है, वो डिसकंटिन्यू कर दिया। तो एक कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं जो पहले की सरकारों में चल रही थी, उसको आप बंद करके प्रचार के रूप में एक नया नाम दे देंगे, तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि आप एक कंटिन्यूएशन में नहीं चला रहे हैं। तो पहले की सरकारें भी चलाती थी, चाहे वो नमामि गंगा हो, चाहे आप शौचालय की बात करें जिसमें पानी नहीं है, उज्ज्वला की बात करें जो अब भराया नहीं जा सकता, उसकी सब्सिडी आपने महिलाओं की, घरों की ले ली। नहीं, सब्सिडी महिलाओं और घरों की नहीं, सब्सिडी पिछले साल जून में चोरी चोरी चुपके बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सारी सब्सिडी खत्म कर दी गई। जिनके खातों में सब्सिडी के पैसे आते थे अब वो आने बंद हो चुके हैं जी। इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन बंद हो गई है सब्सिडी। अब आंकड़ों की बात करें तो आप कहेंगे कि हमने इतने खाते खुलवा दिए, उन खातों में पैसा कितना जा रहा है? नहीं, पर खाते तो खुले हैं। पर रीना गुप्ता, मुझे ये बताइए, अब सरकार के पास कोई जादुई छड़ी तो है नहीं, और अगर पैसे की कमी है और जन कल्याणकारी नीतियों को मुकम्मल एक जामा पहनाना है, जमीन पर उतारना है, तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। संदीप जी, सरकार की नीयत जो उसकी नीतियों से पता चलती है। आप जानते हैं संजीव जी कि 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि एक गरीब से गरीब आदमी भी अगर बिस्किट का पैकेट खरीद रहा है तो वो टैक्स पे कर रहा है। हमारा देश ऐसा देश है जहां पे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। उससे क्या होता है कि जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है, और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। अब आपको याद होगा संदीप जी, हमें बोला गया था कि 15 लाख रुपए जो है वो हमारे अकाउंट में आएंगे, और पिछले ही हफ्ते एक रिपोर्ट फिर से आई है कि किस तरह जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, वो अपना पैसा विदेशों में ले जाके और भी ज्यादा उन्होंने छुपाया है इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। वो पैसा कहां से आता है? वो आपके और हमारे टैक्सेस से ही तो आता है। वो पेंडोरास बॉक्स खुल रहा है। हाँ, बिल्कुल खुल रहा है। तो मतलब क्या अंतर हुआ? आप मुझे बताइए कि आप टैक्सेस आप बढ़ाते जा रहे हैं, गरीबों के टैक्स आप बढ़ाते जा रहे हैं, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। तो इस तरह की तो आपकी नीति है। तो बेरोजगारी जो है, गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस तो देती है ना सरकार, कि नहीं देती है? उज्ज्वला योजना आपने ही आंकड़े दिए, अभी वो सिलेंडर खाली पड़े हैं लोगों के घरों में। अभी सर्वे के रिजल्ट आए हैं कि सारे जिन लोगों के पास उज्ज्वला के सिलेंडर थे, आज की तारीख में वो फिर से दोबारा से उपलों पे और लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। आप बताइए, तो क्या फायदा हुआ उज्ज्वला योजना का? ये तो सिर्फ न्यूज़पेपर में और टीवी में ऐड देने के लिए हो गई उज्ज्वला योजना। सब सारे सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं लोगों के घरों में, वो भरवा ही नहीं पा रहे। दूसरी बात संदीप जी, पहले नहीं भरवा नहीं पा रहे। 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं रीना, आप तो वो ग्रेट इंडियन सेल लगाती घूम रही है ना, आप और आपके नेता अरविंद केजरीवाल। जहां जाते हैं चुनावी रैलियों में, जी बिजली फ्री कर देंगे, फलानी चीज फ्री कर देंगे, दिकड़ी चीज फ्री कर देंगे। वो रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, मैं पूछा भी था अरविंद केजरीवाल से कि आप सेल्समैन ऑफ द ईयर क्यों बन जाते हैं चुनाव में। तो ये जो एलपीजी के सिलेंडर्स वगैरह हैं दिल्ली में कर दीजिए ना, इन पर सब्सिडी दीजिए ना। संदीप जी,
तो इसके मैं आपको दो वो दूंगी, तर्क दूंगी। पहली बात ये कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और मैं नहीं कह रही हूं, 15वां फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि इन्होंने जो स्टेट्स का शेयर था वो पिछले 5 साल में इस समय लोएस्ट है। तो ये क्या करते हैं, ये टैक्स तो स्टेट से ले लेते हैं और वापस स्टेट्स को नहीं देते। उस टैक्स के पैसे से 13,000 करोड़ से मोदी जी अपने लिए एक नया महल बनवा रहे हैं, और आप और मैं जो है, हमारे पास गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल खरीदने के पैसे नहीं है। इससे साफ साफ नीयत पता चलती है सरकार की कि आप टैक्स बढ़ाते जाइए, गरीब से टैक्स लेते जाइए आप, और आप स्टेट्स को पैसा नहीं दीजिए तो स्टेट्स कहां से आपको ये जरूरत मुहैया कराएंगे। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि पिछले 25 साल से दिल्ली का जो शेयर है, सेंट्रल टैक्सेस पूल ऑफ टैक्सेस में जो शेयर है, दिल्ली का शेयर 300 करोड़ पे कांस्टेंट है। दिल्ली का जो नागरिक है वो टैक्स देता जाता है और हमें वो टैक्स का पैसा वापस नहीं मिलता। उसका इन्होंने एक बहुत बढ़िया एक नया तभी बिजली पानी फ्री करते हैं ना, गैस सिलेंडर में भी दीजिए सब्सिडी। बिल्कुल, बिजली पानी फ्री करते हैं, लेकिन संदीप जी कोई अगर स्टेट का आप एरियर वापस नहीं कर रहे जीएसटी का, स्टेट के पास पैसा ही नहीं है। पहले स्टेट के पास कई तरह के टैक्सेस होते थे, वो सारे के सारे जीएसटी में मिल गए हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। गोपाल बाबू, लास्ट कमेंट चाहूंगा। सब जगह रोना ये है, केंद्र सरकार कहती है, आप कहते हैं, और ठीक है कि पैसा कहाँ है, पैसे की कमी है और हमें जन कल्याणकारी नीतियों को अंजाम देना है। राज्य कहते हैं हमारे पास पैसा कहाँ है, हम क्या करें। अरे आम आदमी, उसकी जेब में पैसे कम होते जा रहे हैं, वो किसे जाकर कंप्लेन करे, किसे शिकायत करे कि भैया मेरे पैसे कम होते जा रहे हैं या मेरे पास पैसे बचे नहीं। संदीप जी मेरी बात सुन लो, मैं बहुत स्पष्ट आपके सामने यहाँ कहना चाहता हूँ, हम नहीं रो रहे कि पैसे कम है, प्रदेश सरकारें रो रही होंगी। हम कह रहे हैं हमने 8.5 करोड़ घरों में नल से जल दिया है, हम कह रहे हैं 10 करोड़ शौचालय बनाए हैं, हम कह रहे हैं 40 करोड़ जो है बैंक अकाउंट खोले हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, किसानों को 1,58,000 करोड़ दिए हैं, 92 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन। तो जीडीपी का विकास होता रहेगा, गैस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते रहेंगे। सुन लो पूरी आखिरी बात तो सुन लो। हाँ सुन लो। हम नहीं कह रहे पैसे कम है, हम जनता को एक तरीके से स्वच्छ राजनीति के द्वारा जो हमारी प्रायोरिटी है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रायोरिटी है, उसके द्वारा जनता को, तो हम महंगाई की मार झेलते रहें। बॉटम लाइन ये है कि महंगाई की मार, ये फ्रॉड से दिल्ली के आपने बातें सुन ली, ये जो बिजली और पानी में फ्रॉड कर रहे हैं ना, मैं आपको सारा समझा दूंगा, रेगुलेटरी एसेट्स क्या क्रिएट कर रहे हैं वो भी हम समझा देंगे। आम आदमी के एसेट्स क्या क्रिएट हो रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल ये कह रहे हैं। तो ये लगातार एक्साइज बढ़ती है, वो घटती नहीं है, वो ड्यूटियों में कमी क्यों नहीं होती, और आम आदमी के पास क्या पैसे का अथाह भंडार है कि वो भरता चला जाएगा और उस पर दबाव बनता ही नहीं है या कमर टूटती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या समन्वय भी बनाने की ज़रूरत है, इस पर विचार करना होगा। त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है, मिठास रहे मुंह में, खटास कड़वाहट नहीं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।